नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लास। देखिए, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगातार पिछले साल के पेपरों को लगाते रहना होगा। हमने भी आपको ढेर सारे पिछले साल के पेपर कराए हुए हैं। अब आपके लिए रेलवे आरपीएफ एसआई के 50 महत्वपूर्ण जीके के पिछले साल के प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। ये हमारा 11वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 10 वीडियो कराए हुए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। देखिए, इस सीरीज में हमने आपके लिए प्रश्नों को टाइप कर दिया है ताकि अब आप लोग प्रयास भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, 3 से 4 सेकंड का समय। पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, विनाइल क्लोराइड। देखिए, क्लोरोएथेन जो है ये आईयूपीएसी नाम है, लेकिन सामान्य भाषा में इसे विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। इसका फार्मूला भी आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? सी डबल बॉन्ड सी होता है। 3 तरफ आप लोग एच लगा दीजिए, 3 तरफ एच लगा दीजिए और चौथे कोने पर आपको सीएल लगाना होगा, क्योंकि क्लोरो लिखा है ना और एथेन है, इसका मतलब यहां पर 2 सी होंगे। तो सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला। देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार आ रहे हो तो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसका सही ऑप्शन होगा गली पॉइंट। देखिए, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे और गली पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जब कीपर के बगल में 2-3 स्लिप खड़ी होती है और उसके जस्ट बगल में थोड़ा से गैप होकर के एक प्लेयर और खड़ा होता है तो वहां पर एक गली पॉइंट बन जाता है। तो ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है, ना कि जिम्नास्टिक से। देखिए, तीसरा प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? चलिए बताइए, अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूचियों की संख्या 12 है। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, फिर 9वीं जोड़ी गई, 10वीं, 11, 12वीं। लेकिन आपसे पूछ रहे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 7वीं अनुसूची में क्या क्या विषय हैं? जैसे कि संघ सूची के विषय हैं, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय हैं, जिसमें राज्य और केंद्रों के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया है, जो शक्तियों का बंटवारा भी कहलाता है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बताइए, अरमाकोंडा शिखर कहां पर है? सही ऑप्शन होगा ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अरमाकोंडा शिखर ये कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है और 1680 मीटर की इसकी ऊंचाई है। याद रहेगा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अरमाकोंडा शिखर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? 4 ऑप्शनों को देखिए, सी के बाद चौथा ऑप्शन जो है यहां पर लास्ट में है। तो कन्नौज का युद्ध जिसे हम लोग कहते हैं बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, और कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। तो हुमायूं क्या था? मुगल था और शेरशाह सूरी, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी वाला। ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी को हुआ था चौसा, और 1540 को हुआ था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इस दोनों युद्धों में हुमायूं हार गया था और शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। 6वां क्वेश्चन है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? स्वेज नहर जो काफी इंपॉर्टेंट नहर है, 1869 में इसका निर्माण हुआ था स्वेज नहर का। पहले देखिए क्या करता था, यूरोप पूरा अफ्रीका को घूम करके एशिया में आता था व्यापार करने। लेकिन जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया तो जो घूम कर आता था पूरा अफ्रीका को, अब अफ्रीका के बीच से ही आ जाता है, तो काफी सारी डिस्टेंस कम हो गई। तो ये स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है। 1956 में मिस्र ने इसका क्या किया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। मिस्र सबसे ज्यादा पैसा जो है वह स्वेज नहर माध्यम के द्वारा ही कमाता है। जो उसमें से आयात निर्यात होता है, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था चलती मिस्र देश की वो स्वेज नहर के माध्यम से ही चलती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सही ऑप्शन होगा मैग्नस प्रभाव। देखिए, मैग्नस प्रभाव क्या होता है?
इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसकी जो डिफिनेशन है मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि कोई बेलनाकार या गोली वस्तु किसी तरल में डूब करके चक्रण कर रही होती है तो तरल और चक्रण कर रही वस्तु के बीच में आपेक्षिक गति होती है, तो उस वस्तु के किनारे की तरफ एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेस बल करते हैं, या इसे कहते हैं मैग्नेस प्रभाव। 8वां नंबर क्वेश्चन है, उर्दू के प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? बताइए, सारे जहां से अच्छा ये गीत किसने लिखा है? आप इसमें से सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मीडियम लेवल का क्वेश्चन पेपर है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है और पेपरों की अपेक्षा। तो किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपने सुना होगा, ये मोहम्मद इकबाल का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है, फीफा का पूर्ण रूप क्या है? फीफा ये किसकी संस्था है? ये फुटबॉल की सबसे उच्च संस्था है। सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा बी वाला। इसके अध्यक्ष कौन है फीफा के? जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। 2023 तक इनका कार्यकाल हो चुका है। ठीक है, अभी फिर से बन चुके हैं। जियानी को आप लोग याद रखिएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के किसके आधार पर भेदभाव करने के लिए निषेध का उल्लेख किया गया है? बता सकते हैं आप लोग आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है? सही ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन। उसमें लिखा गया है किसी भी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उससे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह आर्टिकल 15 में लिखा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि आर्टिकल 17 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 17 में अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 17 है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें ऐसा क्या प्रावधान लिखा गया है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कैरिओलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है? ठीक है, सोचिए, थोड़ा से सही करने का प्रयास करिए। सही ऑप्शन होगा दाईं ओर से। देखिए कैरिओलिस ने एक नियम बताया था, वो नियम क्या था कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। बाद में फेरल ने इसे और विस्तार से बताया, तो इसे फेरल का नियम भी कहते हैं और इसे कैरोलिनियस बल इफेक्ट भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा, उत्तरी गोलार्ध की बात किया इसलिए दाईं ओर से सही होगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? चलिए बता सकते हैं आप लोग। आपने जैन उल आबदीन का नाम सुना होगा, तो इसे क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं पर नोट कर लीजिएगा, जैनुल आबदीन का जो उपनाम है इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर जो था वो अपने विचारों में सहिष्णु था। वो अपने एक धर्म को नहीं मानता था, सभी धर्म को बराबर रिस्पेक्ट करता था। इसलिए ये कहाँ का शासक था? कश्मीर का शासक था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन उल आबदीन को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? ठीक है, कुश्ती काफी डीप में पूछ लिया क्वेश्चन। सही ऑप्शन होगा नेल्सन। नेल्सन में क्या होता है कि आप एक हाथ को दबा लेते हैं और गर्दन पर जोर डालते हैं जब, तो ये दांव जो होता है उसे क्या कहते हैं? नेल्सन दांव कहते हैं। ये कुश्ती खेल से संबंधित है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसी प्रकार आप लोग प्रयास करते रहिए, आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी आपके 30 हो रहा होगा, कुछ दिन बाद आपका 35 होगा, फिर 40, आप इसके बाद आप 45 भी सही कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है 11वें भाग में। हमने आपको बताया कि 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है कि किन किन विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है, किन विषयों पर राज्य बना सकता है और किन विषयों पर दोनों लोग मिलकर के कानून बना सकते हैं। तो ये 11वें भाग में लिखा गया है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 245 आर्टिकल से 263 आर्टिकल तक केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों का विवरण जो है ये लिखा गया है। इसके बाद बगदाद किस नदी के किनारे है? चलिए प्रयास कीजिए बताने का। बगदाद, देखिए जो आप ढूंढने का प्रयास कर रहे होंगे
वो आपको इसमें नहीं मिल रहा होगा। आप इसमें ढूंढने का प्रयास करोगे टाइग्रिस नदी, और टाइग्रिस नदी जो है इसके किनारे ही बगदाद है। लेकिन आपने एक मेसोपोटामिया की सभ्यता सुना होगा जो कि हमारी सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता किसकी नदी किनारे फली फूली थी? तो दजला और फरात नदियों के किनारे फली फूली थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दजला नदी। ठीक है, बगदाद दजला नदी किनारे है, जिसे इस समय आप लोग टाइग्रिस नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन कठिन करना होगा, और कर भी चुका है, मैंने आपको आरपीएफ एसआई का पेपर करा रहा हूं जिसका लेवल आपके एनटीपीसी के बराबर है। तो इसमें देखिए दजला नदी दिया है। टाइग्रिस नदी तो काफ़ी लोग जानते हैं, कुछ लोग फरात को सही कर सकते थे, लेकिन इसका सही ऑप्शन है सी वाला। इसलिए आपको पिछले साल के पेपर लगाना आवश्यक है, ताकि जो गलतियां आप आने वाले एग्जाम में करने जा रहे हैं उसको करने से आप बचें। और यहीं पर अगर आप गलती कर लेते हैं तो आगे जो आप प्रश्न पत्र देने जाएंगे उसमें आपको ये 1 नंबर देकर जाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कब से कब तक होता है? मतलब कि कब तक होता है? तो ये निश्चित देखिए 5 साल का नहीं होता है। 5 साल लिखित है, लेकिन राष्ट्रपति अपने इच्छा के अनुसार इसको हटा सकता है। मान लीजिए देखिए लोकसभा के चुनाव हो गए और किसी का राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 3 ही वर्ष का हुआ है, तो ज़्यादातर जो केंद्र में सरकार होती है उसके प्रतिनिधित्व करने वाले ही राज्यपाल बनाए जाते हैं। अब लोकसभा का इलेक्शन हो गया, दूसरी सरकार बन गई, तो जो पुरानी सरकार के राज्यपाल हैं उनको राष्ट्रपति अपने इच्छा के अनुसार हटा करके नए जो जिसकी सत्ता आई है उसके राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो ये निश्चित अवधि जो है ये गलत शब्द है। 5 साल का होता है, अगर केंद्र चाहेगी तो उसे 5 साल बना सकती है, लेकिन राष्ट्रपति इच्छा के अनुसार ही बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी यांग है, जो कहां पर है? चीन में पड़ती है। ठीक है, मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन वीडियो के बीच बीच पूछने का प्रयास किया करता हूं, आशा करते हैं कि आप लोग उनका भी जवाब दिया करिए। चलिए, पीली नदी के नाम से किसे जाना जाता है? ये चारों ऑप्शन आपके लिए फिर से जीवित हैं, और बताइएगा पीली नदी के नाम से किसे जाना जाता है। यही 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? देखिए 9वीं अनुसूची जो थी ये 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। पहले 8 अनुसूचियां थी, हमने आपको बताया, फिर 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां जोड़ी गई। तो ये 9वीं अनुसूची जो है संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है, और काफ़ी विवादित भी है ये 9वीं अनुसूची। और सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को रखा गया है। 9वीं अनुसूची में ऐसा होता है कि जैसे कि कोई भी सरकार किसी चीज़ को 9वीं अनुसूची में डाल देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू नहीं कर पाता है। ठीक है, ये विवादित है। ज़्यादातर सरकारें क्या कहती हैं, जिसमें अपना पक्ष लेना चाहती हैं उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल ना दे सके। और काफ़ी ढेर सारे विषय हो चुके, लगभग 300 करीब विषयों को 9वीं अनुसूची में सरकार ने डाल दिया है। याद रहेगा आपको। 19वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार की बात करेगा तो किसका नाम आपको याद आएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम याद आना चाहिए। और मौलिक अधिकार जो हैं ये मूल रूप से हमारे संविधान में थे, लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि रूस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, फिर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अभी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो चुकी है। और संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब कहां पर रखा गया है? 300 का के आर्टिकल में रख दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। देखिए मौलिक अधिकारों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। अगर मौलिक अधिकारों में आपके छेड़खान होती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन जब मौलिक अधिकारों से हटा करके उसे कानूनी अधिकार में रख दिया जाकर 300 का में, तो उसका महत्व थोड़ा से कम हो गया। ठीक है, याद रहेगा आपको। 20वां नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? बताइए कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या ये किस संविधान संशोधन किया गया? सही ऑप्शन होगा 91 संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इसमें यह निश्चय किया गया कि जो अधिकतम संख्या है, जैसे कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 545 है इस समय।
अधिकतम तो 552 है, लेकिन इस समय तो 545 है, उसका 15% ही मंत्रिपरिषद बनेगी, तो 15% लगभग 81.5 करीब आएगा, तो 82 लोग ही मंत्रिपरिषद में रह सकते हैं। ये अधिकतम संख्या है मंत्रिपरिषद की, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। इसमें कैबिनेट मंत्री होंगे, सहायक मंत्री होंगे उसके, इस प्रकार से राज्य मंत्री उप मंत्री बनते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के नाम से जाना जाता है? मोहिनी नृत्य, तो नाम से पता चल रहा है कि मोहिनी अट्टम जो होगा ये किस नृत्य को कहते हैं? मोहिनी नृत्य को कहते हैं। सही ऑप्शन होगा बी वाला। 22 नंबर क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन और नीचे होगा, ये देखिए, चलिए बताइए। सही ऑप्शन होगा 55%। 2011 की जो जनगणना हुई है और इसके अनुसार कुल श्रमिकों में, कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 55% है। देखिए ग्रामीण में आप इलाकों में जाकर देखेंगे ज़्यादातर महिलाएं जो हैं कृषि में लगी हुई हैं, वो कृषि का हर काम कर लेती हैं, तो देख सकते हैं कृषि श्रमिकों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का प्रतिशत है। 45% जो है पुरुष हैं, तो 55% महिलाएं उसमें भागीदारी दे रही हैं, ठीक है, तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया में नहीं हुई है? कबड्डी, लूडो, शतरंज और फुटबॉल। तो सही ऑप्शन होगा फुटबॉल। देखिए कबड्डी, लूडो और शतरंज ये तीनों ही इनकी खोज जो है भारत में हुई है, लेकिन फुटबॉल की खोज कहाँ हुई है? इंग्लैंड में हुई है। सही ऑप्शन होगा डी वाला। बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? कुछ क्वेश्चन इसमें काफ़ी डीप रखे गए हैं, जिन्हें सिर्फ वही लोग सही कर सकते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, ठीक है। सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ए वाला ऑप्शन। राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच में जो अंतर होता है इसे कहते हैं प्राथमिक घाटा। आपने राजस्व घाटा का नाम सुना होगा। राजस्व घाटा क्या होता है? जब सरकार के कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से ज़्यादा होते हैं तो इसे कहते हैं राजस्व घाटा। जब बजट आता है तो इतने लाख करोड़ का बजट बना, लेकिन सरकार के पास उतना पैसा नहीं होता है, तो बजट तो आपने इतना ज़्यादा बना दिया लेकिन पैसा आपके पास उतना नहीं है उन कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए, तो वहाँ पर राजस्व घाटे को दर्शाते हैं। राजस्व घाटा वैसे अच्छा नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर सरकारें जो हैं अपने बजट को राजस्व घाटा के अंतर्गत करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, देश में आप टैक्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है तो टैक्स को बढ़ा देती है सरकार, विदेशों से लोन भी ले लेती है, तो ये बजट घाटे का या फिर राजस्व घाटे का इससे फायदा भी होता है सरकार को। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? ठीक है, बताइए आप लोग। आपने मार्शल का नाम सुना होगा, अर्थशास्त्री थे, महान अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने अर्थशास्त्र की जो डिफिनीशन दी है उन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र जो है जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अर्थशास्त्र क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन है। नाम आएगा अल्फ्रेड मार्शल का। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको टाइम इसीलिए देता हूं कि मेरा प्रयास है कि आप यहीं पर इसे याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग से उतर गया फिर देखिए काफ़ी कम लोग जो होते हैं इसे दोबारा देखने का प्रयास करते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं और ये नर्मदा नदी पर है। जब नर्मदा नदी जबलपुर के पास पहुंचती है तो नीचे की ओर तेजी से गिरती है, और जब नीचे से तेजी की ओर गिरेगी तो जलप्रपात बनेगा, उसका नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक मत्स्यकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि मत्स्यकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है, तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया। ठीक है, याद रहेगा, मत्स्यकटिकम शूद्रक, अभी आपको याद होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में बाह्यविकिरण थेरेपी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, कोबाल्ट 60 का, आयोडीन 131 का, प्लूटोनियम 238 का, या फिर हाइड्रोजन 3 का। तो सही ऑप्शन होगा कोबाल्ट 60 का। मैंने कई बार आपको जब साइंस का वीडियो कराया था तो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट में आया था, और देखिए आरपीएफ पे सही पूछा गया क्वेश्चन,
कोबाल्ट 60 का, और आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगातार पिछले साल के पेपरों को लगाते रहिए। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं का लिंग परीक्षण किस ओलंपिक खेल से शुरू हुआ? तो सही ऑप्शन होगा 1968 के ओलंपिक से महिलाओं का लिंग परीक्षण चालू हो गया, क्योंकि बहुत से पुरुष जो थे वो महिलाएं बन करके उसमें पार्टिसिपेट कर लेते थे, क्योंकि देखिए पुरुषों की क्षमता ज़्यादा होती है महिलाओं की अपेक्षा, तो फिर महिलाओं का लिंग परीक्षण होने लगा। आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें रानी मुखर्जी भी पुरुष बनकर क्रिकेट खेलने जाती है, तो उसी प्रकार से इसमें भी काफ़ी धांधली होने लगी थी। तो अब महिलाओं का लिंग परीक्षण किया जाता है कि ये सचमुच महिला है कि नहीं है। ठीक है, 1968 की बात है ये। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? स्पंज, सही ऑप्शन होगा पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं उनके शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं। और आपके एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है, किस समूह के सदस्य जो होते हैं अचल होते हैं? अचल मतलब कि अपने स्थान पर ही जाता रहते हैं, तो वो पेरिफेरी संघ के प्राणी होते हैं जो एक ही स्थान पर रहते हैं। उनके शरीर में स्पंज होता है और जो भी आसपास से निकलता है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं स्पंज के द्वारा। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी वाला। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? देखिए वैसे नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन आपसे संसद के सदन की बात की है तो वह उच्च सदन अथवा निम्न सदन किसी भी सदन का हो सकता है। राज्यसभा के भी हो सकता है, लोकसभा की हो सकता है। इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी 1966 में, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी, वो लोकसभा का चुनाव नहीं जीती थी। इसके बाद एच.जी. देवगौड़ा, आपके आई.के. गुजराल हो गए, मनमोहन सिंह, ये सभी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो राज्यसभा के दम पर बने हैं। अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस से लोकसभा का चुनाव जीता है, उसके अंतर्गत वो प्रधानमंत्री बने। तो उच्च सदन अथवा निम्न सदन किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो सकती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, युक्त पूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? देखिए यहाँ पर एक शब्द आया विनिवेश। आपने निवेश का नाम सुना होगा। निवेश मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में पैसा लगाना। लेकिन अब क्या कह रहा है आपसे? विनिवेश। विनिवेश मतलब होता है छोड़ना। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और कंपनी, जब आप किसी कंपनी को क्रिएट करते हैं तो मान लीजिए उसके कोई भी 100 शेयर हैं, तो पहले 51% शेयर जो हैं वो आप अपने पास रखते हैं, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं और आपके पास जो है 50% से अधिक आपके पास शेयर होने चाहिए। और 49% जो शेयर होते हैं आप उसे बेचने का काम करते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? विनिवेश कर रहे हैं, आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप अपने 51% जो शेयर हैं उसे अगर छोड़ देते हैं तो आप उस मालिक, कंपनी के मालिक अब नहीं होंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा 51%। अगर आप विनिवेश करना चाहते हैं, फिर छोड़ना चाहते हैं, तो न्यूनतम 50% से अधिक के शेयरों को आपको छोड़ना होगा। 51% सही ऑप्शन होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये तो काफ़ी फेमस है, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। 1947 में रेड क्लिफ द्वारा बनाई गई थी, इसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, और डूरंड रेखा पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, अभी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। चलिए एक रेखा और आई है, मैगिनोट लाइन। ये मैगिनोट लाइन किसके किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, कुछ नया भी आप लोग तैयार करने का प्रयास कीजिए। आपको दिख रहा है ना, मैगिनोट लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकांगों में पाई जाने वाली 2 बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्नलिखित में से क्या है? देखिए कोशिकांग आप देखते होंगे, जंतु कोशिका का, पादप कोशिका का जो स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर जो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं उन्हें कहते हैं हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। और सेंट्रोसोम क्या होते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? तारक काय। तारक काय को हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। और ये सिर्फ किस में होती है? जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है और बेलनाकार संरचना होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है?
अगर एक कोशिका पूरे पौधे का निर्माण कर देती है, विकसित कर देती है, तो उसे आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पूर्ण सशक्तता। पूर्ण सशक्तता, सशक्तता ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये इसे देख लीजिएगा, ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछौला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पिछौला झील का आपने नाम सुना होगा, कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में पिछौला झील है, सांभर झील है, राजसमंद झील है। इन तीनों झीलों को याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछी गई झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप वाली या फिर बैटर दीवारें किस सल्तनत काल में स्थापित की गई थी? बताइए, स्लोप वाली जो दीवारें थी या बैटल दीवारें कहते हैं, जो युद्ध में बनाई जाती थी अटैक करने के लिए या फिर अटैक से बचने के लिए, ये किस वंश की विशेषता थी? सल्तनत काल की बात की है तो तुगलक वंश की विशेषता थी। सही ऑप्शन होगा सी वाला। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार के निषेधाधिकार या वीटो होता है? देखिए, जिस प्रकार से केंद्र के पास, राष्ट्रपति के पास वीटो होता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल के भी पास उतना ही वीटो होता है, वीटो पावर। वीटो मतलब होता है निषेधाधिकार, मतलब मना करने की शक्ति, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पूर्ण निषेधाधिकार। सही ऑप्शन होगा बी वाला। देखिए 3 प्रकार के निषेधाधिकार होते हैं, इसके पहले भी मैं इसके बारे में चर्चा आपसे कर चुका हूं। एक पॉकेट वीटो होता है, एक एब्सोल्यूट वीटो होता है, एक निलंबन वीटो होता है। 3 प्रकार के वीटो का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में आता है और राष्ट्रपति उसको पूरी तरह से मना कर दे कि इस विधेयक पे हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो उसे कहेंगे पूर्ण वीटो या फिर एब्सोल्यूट वीटो कहेंगे। और जब कोई राष्ट्रपति क्या करता है, उस विधेयक को अपनी पॉकेट में रख लेता है और ये बताता नहीं है कि ये स्वीकृत है कि अस्वीकृत है, तो उसे कहते हैं पॉकेट वीटो, मतलब अपनी जेब में रख लेना। और निलंबन निषेधाधिकार में क्या होता है, मान लीजिए राज्यसभा से पास हुआ और लोकसभा से पास हो गया, अब राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया, मतलब कि निलंबन विशेषाधिकार में चला गया। फिर से अगर राज्यसभा लोकसभा इसे पास करके भेज देगी, तो अब की बार राष्ट्रपति को अपने सिग्नेचर करने होंगे। तो ये वीटो पावर होती हैं, केंद्र में भी होती हैं और राज्यपाल के भी पास होती हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए पॉकेट वीटो एक बार लगा हुआ था और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। बता सकते हैं आपको, मैंने बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा बता रहा हूँ। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था, कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में बांड की लंबाई और बांड की ताप धारिता को निम्नलिखित में से क्या प्रभावित करता है? सही ऑप्शन होगा संकरण। आपने sp संकरण पढ़ा होगा, sp2 संकरण पढ़ा होगा। तो संकरण जो है वो बांड की लंबाई और बांड की ताप धारिता को प्रभावित करता है, ठीक है। सही ऑप्शन होगा सी वाला। कुछ क्वेश्चन इसमें काफी अच्छे रखे गए हैं। पादसारनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? बताइए। सही ऑप्शन होगा शाहजहां के बारे में लिखी गई है। और ये शाहजहां ने इस पुस्तक को नहीं लिखा है, किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। इसमें 20 वर्षों का शाहजहां का जो कार्यकाल था उसके बारे में, इतिहास के बारे में चर्चा की है। किसने लिखी है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है शाहजहां के बारे में। 41 नंबर क्वेश्चन है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है या फिर किसके उत्पादन में वृद्धि करती है पीली क्रांति? तो सही ऑप्शन होगा तिलहन। तिलहन पीला होता है ना, सरसों का तोल पीला रंग का होता है, तो याद कर लीजिएगा पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? बताइए, किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती। जो पर्णपाती होते हैं, जो पत्तों को गिरा देते हैं और फिर से पत्तों को धारण करते हैं, ऐसे जंगल जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सदाबहार क्या होते हैं? जिसमें हमेशा पत्तियां होती हैं। जहां पर वर्षा ज़्यादा होगी तो सदाबहार वन वहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां कहीं कहीं पर वर्षा अत्यधिक होती है, लेकिन सारे जगह पर नहीं होती है, इसलिए पर्णपाती वन वहां पर पाए जाते हैं।
हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? पद्मावत। जैसे ही पद्मावत आए तो मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आपके मुंह से निकल जाना चाहिए। तो पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। 44 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया था? ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ही कठिन आते हैं, बहुत से क्वेश्चन मीडियम लेवल के रखे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन बिल्कुल सरल रखे जाते हैं। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी 1526 में, और लोधी वंश का अंत कर दिया था किसने? बाबर ने, इब्राहिम लोधी को हरा करके। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला, इब्राहिम लोधी। लोधी दे करके सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न किया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा आयतनिक तनाव। जलीय दाब से आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? तो सही ऑप्शन होगा जूडो। जूडो कराटे जो खेलते हैं ना, उसे हाथ से हाथ का ही मुकाबला है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में ग्रैंड टैंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी? ग्रैंड टैंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। सही ऑप्शन होगा सी वाला। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? सही ऑप्शन होगा संतृप्त धारा, सैचुरेटेड करंट कहते हैं इसे। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान जो होता है उसे कहते हैं संतृप्त धारा, याद रहेगा आपको। 49 नंबर क्वेश्चन है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? अर्जेंटीना और उरुग्वे में सही ऑप्शन होगा पंपास। देखिए प्रेरी जो होता है वो शीतोष्ण घास का मैदान है, कहां पर? यूएसए में है। और बात करेंगे शीतोष्ण घास के मैदान की जो दक्षिण अमेरिका में है, वो पंपास है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में, याद रहेगा आपको। ठीक है, डाउन्स कहां पर है? डाउन्स पड़ता है जाकर के आपके ऑस्ट्रेलिया में, शीतोष्ण घास का मैदान है। और वेल्ड कहां पर है? ये वेल्ड है आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है वेल्ड। ठीक, सेलवास जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सामान्य बहुमत द्वारा किया जाता है। जो परिसीमन का अधिकार होता है वो सामान्य बहुमत, मतलब 50-50 के रेशियो से जो बहुमत निकाला जाता है उसे सामान्य बहुमत किया जाता है। विशेष प्रकार का बहुमत, ये विशिष्ट बहुमत होता है, 2/3 होता है। लेकिन इसमें बात की गई है सामान्य बहुमत की, तो 50-50 जो होता है वो सामान्य बहुमत होता है। तो ये देखिए हमारी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी जो यहाँ से खत्म होती है। आप लोगों ने कितना ही स्कोर किया, आप लोग पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आप लोगों ने कितना स्कोर किया इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस सीरीज में जो है आपको 35 प्लस करने की आवश्यकता थी। अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब है आपका स्कोर जो है वो अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर आप 30 से भी नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको थोड़ी सी मेहनत की और आवश्यकता है। आप लगातार पिछले साल के पेपरों को लगाइए, नए नए प्रश्नों को तैयार कीजिए, आपका स्कोर अपने आप आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसके पहले आपको 10 वीडियो कराए हुए हैं और इससे टफ क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जिसमें आप 30 प्लस भी नहीं कर सकते थे, लेकिन एक मध्यम लेवल का पेपर था, इसमें आप 35 प्लस और सही कर सकते थे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में बताइएगा। आप लगातार अगर इस सीरीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू कहिएगा। हम लगातार इस सीरीज को आपके एग्जाम तक कराने का प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द इस सीरीज को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे ताकि एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आपको इस सीरीज से फायदा मिल सके। ठीक है, मैंने आपसे 1-2 प्रश्न पूछने का प्रयास किया है, आशा करते हैं कि आप उन सभी को उत्तर देंगे। जैसे मैंने आपसे आर्टिकल 17 पूछा है, इसमें क्या लिखा गया है, और पीली नदी मैंने आपसे पूछा था, उन 4 ऑप्शनों को मैंने आपको दिखाया था कि पीली नदी किस नदी कहा जाता है, आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी प्रकार आप लोग तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नए नए प्रश्नों को तैयार करते रहिए।